नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास आधारभूत संरचना पर आधारित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आधारभूत संरचना से आशय होता है कि देश के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भौतिक एवं संरचनात्मक सुविधाओं का समूह। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था या देश के संचालन के लिए हमको भौतिक भौतिक एवं संरचनात्मक सुविधाएं चाहिए होती हैं, जिनको आधारभूत संरचना कहते हैं। देखिए, आमतौर पर इनको हम सड़क, बंदरगाह, बिजली जैसी भौतिक संरचनाएं से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इनको शॉर्ट में बिपाशा कह देते हैं, बिजली, पानी, सड़क। तो ये इसकी आम बात हो गई कि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम इसको एक एक भौतिक अवसंरचना समझते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो लेकिन आगे अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहले ये सामान्य सी परिभाषा देख लिया। तो देखिए क्या होता है, आधारभूत संरचना विकास का प्रमुख चालक होती है। ये आधारभूत संरचना विकास का प्रमुख चालक होती है। देखिए, क्या मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये बिल्कुल खाली स्थान है और यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, सड़क है, केवल ज़मीन है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक रोड चली जाती है, भौतिक संरचना हो जाती है। इसके पास आसपास आप देखेंगे दुकानें डेवलप हो जाएंगी वगैरह वगैरह। ये एक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया है। अब इसको ऐसे ही एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खाली स्थान है और यहाँ पे यह सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इनका विकास होगा। बिजली होगी, पानी होगी, सड़क होगी, इस तरह के विकास होगा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी और धीरे धीरे विकास होता चला जाएगा। यानी आप देखेंगे खाली ज़मीन से यहाँ पे सोशल ओवरहेड कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं बढ़ने से आधारभूत संरचना के बढ़ने से उत्पादन क्रियाएं बढ़ेंगी और देश में विकास बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये विकास का प्रमुख चालक है। ठीक। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो प्रकार का होता है। ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें एनर्जी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक। जैसे आप इसका फ़र्क देखेंगे, जैसे मान लीजिए बिजली कट जाने से फिर उत्पादन ठप हो जाएगा। तो ये प्रभाव डालते हैं इस तरह से। तो इकोनॉमिक के होगा 3। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि हेल्थ अच्छा नहीं है, पोषण अच्छा नहीं है, तो फिर उत्पादकता भी कम होगी उसी हिसाब से। या एजुकेशन अच्छा नहीं है तो कौशल अच्छा नहीं होगा, और कौशल अच्छा नहीं होगा तो उत्पादकता कम होगी। आवासीय सुविधाएं अच्छी नहीं हैं तो उसी हिसाब से उत्पादकता अच्छी नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभाव डालता है। अगर आप इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो आप इसको कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की एक बेहतर समझ विकसित करेगा ये। तो देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने ये डिफिनेशन समझ लिया बहुत आसानी से। तो बताने को तो इसको बहुत बताया जा सकता है, लेकिन देखिए इसका जो है एक सैद्धांतिक रूप से समझ बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकें, आपके पास शब्द हों। तो देखिए, अब महत्व पर आते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये किसी देश के लिए के उत्पादन के लिए जो होता है आधारभूत होते हैं, बेसिक चीज़ होती है। देखिए, इससे क्या होगा, गरीबी कम होगी। जब विकास होगा तो गरीबी कम होगी। इससे क्या होगा, विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनर्जी से, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों से तो गरीबी कम होगी। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और कृषि के लिए जो है हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी, हमको जो है बिजली की ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ औद्योगिक उत्पादन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, कम्युनिकेशन ज़रूरत होगी। तो इस तरह से जो है इनमें बढ़ाएंगे और ये रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, गरीबी कम करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विकास भी करेंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग ये सब हो गए। तो ये सब सामाजिक विकास करेंगे जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादकता भी बढ़ती है इससे। तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कार्य करने की क्षमता बढ़ा देता है अर्थव्यवस्था की, जिसके बाद उत्पादन बढ़ता है। तो ये महत्व हो गए। तो आधारभूत संरचना के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं हम देख सकते हैं। देखिए, डिजिटल डिवाइड जैसे कि ग्रामीण शहरों में, महिला पुरुष में, इस सब में अंतराल है।
इसकी जैसे कि शहरी का विकास में शहरी शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक संरचना का विकास ज़्यादा है, ग्रामीण में बहुत कम है। तो एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो गया है। तो ये असल में जो आधारभूत संरचना होती है इसमें डिजिटल चीज़ें भी होती हैं, इसमें कंप्यूटर भी होता है, सूचना प्रौद्योगिकी भी होती है, इस तरह के। तो ये डिजिटल डिवाइड चुनौती कह रहा है कि इसमें, लेकिन ये मेन चुनौती में देखेंगे आप तो होगा भूमि अधिग्रहण। देखिए आपने विभिन्न स्थानों पर पुल, रेलवे ये सब बनते देखा होगा, तो वहाँ पे लोगों को उनके पुनर्वास से हटा दिया जाता है। फिर मुआवजे को लेकर के लोग कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी सही से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है ज़मीनों पे। इस तरह से भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो मान लीजिए वो कोर्ट चला जाए तो व्यक्तिगत अधिकार है उसके पास, तो वो वहीं पे वो काम ठप पड़ जाता है। तो ये इस प्रकार की चुनौती हो जाती है। इसके साथ प्रौद्योगिकी की कमी होती है। जैसे कि देखेंगे आपकी स्किल कम होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं ज़्यादा होगा। इसके साथ वित्त पोषण की भी समस्या है। अब इसी वित्त पोषण के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है 1991 की नीति ने प्रभावित किया। देखिए वित्त पोषण में क्या है, दो चीज़ें। इसमें क्या है कि सबसे पहली समस्या है कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो सरकार के पास संसाधन नहीं है वित्त के, जिसके कारण से आधारभूत संरचना पर जो है कम कम जो है निवेश हो पा रहा है और आधारभूत संरचना पिछड़ी है। और सीमित निजी निवेश भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है कि इस वित्त की आवश्यकता वो निजी निवेश से पूरी कर ले। तो ये समस्या हो जाती है। तो देखिए हुआ क्या, आप थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में समझिए। सन 1991 की बात है। 1991 देश जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ था। तो आप देखेंगे वो 1991 के पहले, 1991 के बाद ही अर्थव्यवस्था ये जो है निर्णायक मोड़ है। इसके पहले की अर्थव्यवस्था में काफ़ी कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, बहुत कम विकसित नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से डेवलप होता है। तो देखिए क्या था, सबसे पहले क्या था कि 1991 से पहले सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। तो जब पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे तो सरकार ने क्या किया, 1991 में जब नई औद्योगिक नीति लाई, नई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को एफडीआई के लिए खोल दिया ना, एलपीजी नीति अपनाई। ठीक, एफडीआई को खोल दिया तो वो निजी निवेश बढ़ गया, निजी निवेश बढ़ गया तो वहीं से उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वित्त उठाया और इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। देखिए जो निवेश मॉडल होता है, निवेश मॉडल वो तीन प्रकार का निवेश होता है। सबसे पहला होता है एक पूर्ण सरकारी, ठीक। दूसरा होता है ट्रिपल पी मॉडल ना, ट्रिपल पी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। तीसरा होता है पूर्ण प्राइवेट, ठीक। तो आजकल क्या हो रहा है कि 1991 के समय में ये प्राइवेट चीज़ों का सहारा लिया गया, यहाँ से भी जैसे एफडीआई वगैरह से लिया गया। लेकिन आजकल सरकार जो है ट्रिपल पी मॉडल पे काफ़ी फोकस कर रही है, इससे भी अच्छा एक वित्त का साधन है। तो यहीं से वो सरकार उठाती पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाती है। तो ये पूर्ण स्वामित्व वाली चीज़ें जो थी शुरुआत में थी, इसकी वजह से हमारा आधारभूत ढांचा पिछड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1991 एक निर्णायक मोड़ रहा, उसके बाद हमारी अवसंरचना में तेज़ी से विकास हुआ। अब आगे हम देखते हैं सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए। देखिए मोदी, स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद से, इधर जो है क्या क्या कदम उठाए गए उसको हमें इसको मेंशन कर सकते हैं। जैम ट्रिनिटी, देखिए जनधन, आधार, मोबाइल, इनके लिंकेज की बात की गई, इनकी लिंकेज की गई, जिसके कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया इसने। एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, इसके लिए देखिए डिजिटल इंडिया भाषणी पोर्टल भी लाया। पीएम गति शक्ति योजना बहुत ही अच्छी थी योजना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को एकीकृत करने की एक योजना थी ये पीएम गति शक्ति। इससे पहले जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई थी, एनआईपी। बाद में पीएम गति शक्ति में इसको एकीकृत कर दिया गया। फिर भारतमाला कार्यक्रम भी एक आया। तो इस प्रकार से सरकार के कदम रहे। आगे की राह में हम देखते हैं कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देखिए तो ट्रिपल पी मॉडल को बढ़ाना। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अभी मैं बता रहा था ना आपको, 3 निवेश मॉडल होते हैं। तो उसमें से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ना तो पूरी तरह सरकारी करो ना पूरी तरह प्राइवेट करो, इसके बीच ये अवस्था ट्रिपल पी मॉडल अपनाओ, काफ़ी अच्छा कारगर होगा ये।
अवसंरचना के लिए। देखिए सामाजिक अवसंरचनाओं में भी निवेश करो। देखिए सामाजिक अवसंरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से अवसंरचना में काफ़ी योगदान रखती है, जैसे एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये सब समावेशी विकास की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाएगा और उसके बाद उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। एफडीआई को अधिक से अधिक अनुमति दो ना, जैसे कि अभी देखिए बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई इस बजट में। तो इस तरह की चीज़ें लाइए। मानव पूंजी निर्माण पर ध्यान दो, उनकी कुशलता को बढ़ाओ, तकनीक विशेषज्ञता को बढ़ाओ। इसको बढ़ाने से क्या होगा कि अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ेगी, मानव के अंदर स्किल होगा। और आगे आगे फिर इसके बाद हम ये जो गवर्नमेंट स्टेप है, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति योजना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया, इस तरह के जो कार्यक्रम लाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उन पे चर्चा करेंगे कि उनसे काफ़ी हद तक प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। ये आपको आधारभूत संरचना की एक बेहतर समझ कराएगी। देखिए अगर अर्थव्यवस्था को समझना है तो आधारभूत संरचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि आधारभूत संरचना ही अर्थव्यवस्था के प्राण है। अर्थव्यवस्था तभी विकास कर सकती है जब हमारा आधारभूत संरचना विकसित होगा, मजबूत होगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी हमारे पीएम जो हैं, वो भी अक्सर आधारभूत अभी अभी हाल में ही जो है संसद में चर्चा कर रहे थे आधारभूत संरचना के बारे में, कि किस प्रकार से जो है ये ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं और इसी प्रकार से हम अगला फिर टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्यक्रम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।